तो विल स्टार्ट विद दिस थिंग, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की हम बात करेंगे कि भाई इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो क्या क्या सेल्स होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कल हमने कहा था कि देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि इस चीज़ को काम में लेते हैं, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे बॉडी की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि दो तरीके के हमारे पास इम्यून सिस्टम होते हैं, दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इनेट एंड वन इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड। तो जो हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें भी हम कहते हैं कि देर आर सिस्टम्स की जहाँ पे कि इनेट सेल्स और एक्वायर्ड होती हैं। कुछ एक्वायर्ड सेल्स तो होती नहीं है, बट दे गेट द एंटीजेनिसिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडिंग द बॉडी, वो उनको एक्वायर्ड होती है। अब अगर हम कहें कि डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम जो है या इम्यून सेल्स जो है वो कहाँ होता है, तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितना भी इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होना है या जितने भी सेल्स का डेवलपमेंट होना होता है जो कि पार्ट लेती है किसके अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, तो दैट इज डन बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू और पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल। टिश्यू की बात कहूँ तो बोन मैरो होता है, और सेल की बात करें तो बेसिकली दैट इज हीमोपोएटिक स्टेम सेल होती है जो कि हमारी बोन मैरो में पाई जाती है। वो बोन मैरोज जो है, वो बोन मैरो में पाई जाने वाली हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है वो क्या करती हैं कि वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाती हैं। और ये जो स्टेम सेल है, बेसिकली वी कॉल देम स्टेम सेल बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लूरिपोटेंसी। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि क्या होता है स्टेम सेल, तो स्टेम सेल को हम दो मुख्य तरीके की कोशिकाओं में विभक्त करते हैं। एक वो कोशिका जिसको कि हम कहते हैं टूटी पोटेंट। टूटी पोटेंट का मतलब होता है बेटा कि वे सारी कोशिकाएं जो कि एक कोशिका से पूरा जीव या पूरा जंतु बनाने की क्षमता रखती है, दे आर कॉल्ड एज टूटी। नॉर्मली जब हम बात करें तो एनिमल्स में इस तरीके के बहुत कम एग्जांपल हैं जहाँ पे कि सेल्स जो है वो टूटीपोटेंट है। दे आर अवेलेबल विद द लोअर इनवर्टिब्रेट्स ओनली, या अप टू द प्लेनेरिया यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग कि उनका एक सेल जो है या उनके शरीर का एक हिस्सा जो है वो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अगेन इट इज सेम विद द सिलेंट्रेट्स, ऑरिफर्स, और अगर हम कहें कि प्रोटोजोअन्स में होता है, बट प्लांट सेल में एक टूटीपोटेंसी बड़ी कॉमन होती है। उसी चीज को लेके एक और एस्पेक्ट दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी मतलब कि कोई भी एक कोशिका, उसको अगर एक विशेष प्रकार का इंडक्शन दिया जाए या फिर विशेष प्रकार का संकेत दिया जाए, तो वह कोशिका उस विशेष संकेत के अनुरूप दूसरी कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। जैसे अगर हम कहें कि कोशिका को, हम कहें कि भाई कोशिका को त्वचा कोशिका बननी है, तो त्वचा कोशिका बनने के लिए हम उसको एक अगर आवश्यक संकेत दें या आवश्यक रसायन दें, तो जिससे वो त्वचा कोशिका में बदल सकती है। अगर हम उसको कहें कि एल्वियोलर लंग सेल के अंदर बदलना है तो उसमें बदल सकती है, तो सेम थिंग। तो इस तरीके की जब अवस्था पाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंसी। और प्लूरिपोटेंसी जो है वह ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाती है, और वो उनकी जो हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं या जो कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसके अंदर पाई जाती है। अगर हम कहें कि जो हीमोपोइसिस होता कहाँ है, तो जैसा मैंने कहा कि एडल्ट्स के अंदर जो है हीमोपोइसिस वो सामान्यतः जो है वो बोन मैरो में अंदर होता है। जबकि अगर हम फीटस की बात करें तो एम्ब्रियोनिक यॉर्क सेक जो होता है उसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होना शुरू होता है। दो तरीके की कोशिकाएं हैं जो कि मेजर टाइप हम उसके अंदर बात करते हैं कि अलग अलग कोशिकाएं जो उसके अंदर भाग लेती हैं। तो मुख्य कोशिकाएं जो भाग लेती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, यूसिनोफिल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इस तरीके का हम इसको कहते हैं। मुख्यतः हम इसको दो भागों में बांटते हैं, वन इज लिम्फोसाइट और दूसरा वाला जो कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। लिम्फोसाइट्स दे टेक डायरेक्टली दे टेक डायरेक्टली इनटू, दे पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द इम्यून प्रोसेस। तो वो सारे सारे लिम्फोसाइट्स में आते हैं, और देर आर सर्टेन सेल्स जो कि किसी एंटीजन के नष्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी को या किसी पर्टिकुलर सेल को प्रेजेंट करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हमने कहा कि दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे डेवलप इन द थाइमस, और बी लिम्फोसाइट्स डेवलप इन द बोन मैरो। इसकी बात करते हैं हम। पहले इनके कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, उसके बाद में फिर हम हेमोपोएटिक सिस्टम पे जाएंगे। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है, और दे कंटिन्यू टू मैच्योर पेनिट्रेट इनटू द बोन मैरो।
जबकि टी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो दे आर ओरिजिनेटेड इनटू द बोन मेरो बट दे माइग्रेट टू द थाइमस टू मैच्योर, कि उसका मैच्योरेशन वाला पार्ट जो होता है वो थाइमस में जाके होता है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो टी सेल है। तो जैसा हमने पहले कहा था कि कोशिकाएं जो होती है वो प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल होती है जो कि वहाँ पे उनको निर्माण करती है। तो जो थाइमस सेल है या टी सेल जो है उसका निर्माण भी बोन मेरो में हो रहा है, बट वो मैच्योरेशन वहाँ हो रहा है। बी सेल की बात करें तो बेसिकली बी सेल जो है वो एक तरीके से एंटीबॉडी को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि वो उसका जेनेटिक्स जो है या उसके जीन का सीक्वेंस जो है वो एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर की तरह होता है। उनका एक विशेष प्रकार का एंटीजन बाइंडिंग जीनोम होता है कि एंटीजन बाइंडिंग चीज को प्रेजेंट करता है, और मेम्ब्रेन माउंट एंटीबॉडी। और जो टी सेल जो होती है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्राप्त करती है, क्योंकि दो तरीके की हम बाद में देखेंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टी सेल, वन इज कॉल्ड एज टी हेल्पर सेल एंड अनदर इज कॉल्ड एज टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो उनके ऊपर जो डिफरेंस आता है इन दोनों कोशिकाओं में, वो दोनों कोशिकाओं का डिफरेंस जो है उनके उपस्थित रिसेप्टर्स के कारण आता है, जिनको हम नॉर्मली सी डी रिसेप्टर्स कहते हैं। CD4 एंड CD8 स्पेशली उनके नाम हैं। तो वो CD4 और CD8 रिसेप्टर्स की जब हम बात करेंगे तो वो टी सेल के जो है डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। दूसरा अगला अंतर अगर हम देखें तो जो बी सेल जो होती है जो किसी भी एंटीजन के संपर्क में नहीं आती, किसी भी प्रकार के एंटीजन के संपर्क में नहीं आती, तो ऐसी बी सेल को हम कहते हैं नवी बी सेल, या एकदम नई प्रकार की जो कि किसी भी प्रकार के एंटीजन के संपर्क में नहीं आती। और जब वो किसी एंटीजन के संपर्क में आ जाती है तो दैट फॉर्म्स और दैट कन्वर्ट्स इनटू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड एज इफेक्टर सेल। और उस इफेक्टर सेल के बाद में मेमोरी सेल, और मेमोरी सेल के बाद में प्लाज्मा सेल जो है वो बनती है। और वो मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल जो है वो बड़ा योगदान देती है किसी भी एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए। टी रिसेप्टर जो है वो सॉल्युबल एंटीजन को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करता, और उसी एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है कि जो एंटीजन जो है एमएचसी या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में पाया जाता है। एमएचसी आर द मॉलिक्यूल जो कि कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं। बेसिकली दे आर एंटीजन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जैसा कि हमने जब मैंने नोट्स भेजे थे आपको तो एमएससी मॉलिक्यूल्स के भी भेजे हैं, और अभी भी हम हमारे अगले लेक्चर्स के साथ में इस चीज़ को देखेंगे। दिस इज अ पर्टिकुलर डायग्राम या एक फ्लो चार्ट है, जिस फ्लो चार्ट के अंदर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो फ्लो चार्ट हमारा है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन और प्लूरिपोटेंट सेल से जो है किस तरीके से हमारी सारी कोशिकाएं बन सकती है। पहली वाली जो है हमारी दो तरीके के हिस्से होते हैं इसमें, एक को हम कहते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर और दूसरे वाले को कहते हैं लिम्फोइड प्रोजेनेटर। माइलॉइड वो सारा हिस्सा होता है जो कि हमारे रुधिर का अधिकांश हिस्सा बनाता है, कि जितने रुधिर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती, चाहे हम उसको आरबीसी कहें, चाहे डब्ल्यूबीसी कहें या प्लेटलेट्स कहें, वो सारी कोशिकाएं जो हैं वो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से बनती है। और हिमोपोएटिक सेल से दूसरी जो कोशिकाएं बनती है जिसको कि लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल कहते हैं, वो मुख्य रूप से टी बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स बनाती है। एक इन दोनों में एक खास बात है कि दोनों जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं वो दोनों जो है वो एक कॉमन प्रकार की कोशिका बनाते हैं जिसको डेंड्रिटिक सेल कहते हैं। और डेंड्रिटिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर डेंड्राइट्स के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। न्यूरॉन के अंदर जैसे डेंड्राइट पाए जाते हैं वैसे डेंड्राइट के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, उसको डेंड्रिटिक सेल कहते हैं। उसके अलावा जो माइलॉइड प्रोजेनेटर्स होते हैं उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं बेसिकली, वन इज ग्रेन्युलर साइट और दूसरे वाला इग्रेन्युलर साइट होते हैं। उसके अंदर फिर हम अलग अलग तरीके की हमारे पास चीज़ें हैं। मोनोसाइट बनती है जो मोनोसाइट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू द मैक्रोफेज। हालांकि आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा बेटा कि मोनोसाइट जो है वो कन्वर्ट होती है मैक्रोफेज के अंदर, और वो मैक्रोफेज जो है हमारे शरीर के अंदर हर टिश्यू के अंदर करीब करीब पाई जाती है। सेकेंड काइंड ऑफ सेल विच इज जनरेटेड बाय दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल। फिर उसके अलावा चार अलग तरीके के हमारे पास प्रोजेनेटर होते हैं। माइलॉइड प्रोजेनेटर का चार में डिफरेंशिएशन होता है। वन इज कॉल्ड इयोसिनोफिल प्रोजेनेटर, जैसा नाम है वैसा काम करती है कि इयोसिनोफिल बनाएगी। बेसोफिल प्रोजेनेटर वो बेसोफिल बनाता है। इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर जो है वो आरबीसी बनाता है, तथा मेगाकैरियोसाइट जो है वो कि अल्टीमेटली टूट के प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। और लिम्फोइड प्रोजेनेटर से अगर हम बात कहें तो ऑल फोर काइंड ऑफ सेल्स टी बी नेचुरल किलर और डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं। टी एंड बी सेल्स लेटर ऑन differentiates into helper T cells and cytotoxic T cells.
अब अगर हम आगे की तरफ कहें तो आगे की तरफ जो हमारा हेमोपोएटिक जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, तो पहली बात कि हमारे एक रुधिर में कितनी कोशिकाएं होती है जिसको कि हम हेमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। तो करीब 1 मिलीलीटर के अंदर हमारे करीब 5 × 10⁴ लगभग 50,000 के आसपास कोशिकाएं पाई जाती हैं। मल्टीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट वो कोशिकाएं होती हैं कि वे कोशिकाएं जो कि एक विशेष प्रकार के इंडक्शन के पश्चात वो दूसरे प्रकार की कोशिका देने की सामर्थ्य रखती है, तो उनको हम मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी चीज जितनी हमारे पास हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है वो सेल्फ रिन्यूइंग है, अर्थात वो आपस में अपने आप को डुप्लीकेट करती जाती हैं और उसके साथ में बन जाती हैं। अ, अगर हम कहें कि किस तरीके से होता है सारा सिस्टम, तो पहले अगर हम कहें कि फर्स्ट वीक ये पूरा जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि वो किस तरीके से बोन मेरो तक आता है आपका हेमेटोपोइसिस। तो पहला सप्ताह जो होता है जेस्टेशन का या एम्ब्रियो का, उसमें योग सेक के अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि पहले सप्ताह में जो योग सेक बनता है या योग सेक होता है उसका पीतक निर्माण जो होता है उसके साथ में हेमोपोइसिस होता है और दे फॉर्म द इरिथ्रोइड सेल्स ओनली, अर्थात इरिथ्रोसाइट्स ही बनाएंगे और वो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होता है। तीसरे से 7वें महीने के दौरान जो है ये जो हीमोपोइसिस का कार्य जो है ये पूरा कार्य जो है लीवर और स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाता है कि लीवर और स्प्लीन, फीटस के लीवर और स्प्लीन जो है वो इस तरीके का कार्य करता है कि वो निर्माण करते हैं किसका, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इन सारी चीज़ों का। और 7वें महीने के पश्चात जब 7 महीने का हो जाता है बिफोर बर्थ, है ना, नॉट आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ, तो बोन मेरो के अंदर डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि तब तक बोन मेरो अच्छे से डेवलप हो जाती है और वो उसके साथ में हो जाता है। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का तो उसके बाद में लीवर और स्प्लीन के अंदर हेमोपोइसिस बंद हो जाता है या हेमेटोपोइसिस जो है वो बंद हो जाता है या बहुत कम मात्रा में होता है। और समय के साथ में अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो वो समय के साथ में जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो लीवर और स्प्लीन में जो है हेमेटोपोइसिस होना बंद हो जाता है। बेसिकली अगर हम कहें तो 4 तरीके की कोशिकाएं इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि हमारे पास स्ट्रोमल सेल्स है, ये जो हेमोपोएटिक स्ट्रोमल सेल्स है, फेट सेल्स पाई जाती है, एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती है और मैक्रोफेजेस पाई जाती है। और ये चारों कोशिकाएं जो है वो मिलके इस तरीके के कार्य का निर्माण करती है। विल सी नेक्स्ट कि वो कैसे आगे चलती है। तो स्ट्रोमा सेल जो होती है इसके अंदर एक खास तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हीमोपोएटिक इंड्यूसिंग प्रोटीन्स। और वो हीमोपोएटिक इंड्यूसिंग प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं कि हीमोपोएटिक इंड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स दे गेट अ सिग्नल कि आपको कोशिका का निर्माण करता है और उसके द्वारा ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस के अलग अलग प्रकार के ग्रोथ फैक्टर, अमंग देम वन वेरी मेजर ग्रोथ फैक्टर जो कि हीमोपोएटिक या एरिथ्रोब्लास्ट होता है, वो होता है कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और साइटोकाइंस जो रिलीज होने के पश्चात ग्रोथ और मैच्योरेशन जो होता है वो स्टेम सेल का होता है और वो स्टेम सेल जो है आगे जाके हमको विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं देते हैं। ऑलमोस्ट वही वही डायग्राम है, वो जो डायग्राम हमने पहले देखा था उसके अंदर खाली हमने नाम लिख रखे थे, यहाँ विद फिगर्स है। यहाँ अगर हम देखें तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो अल्टीमेटली वी इट इज गिविंग अस द, अगर हम कहें कि माइलोब्लास्ट जितनी कोशिकाएं हैं वो माइलोब्लास्ट जो है हमको तीनों तरीके की डब्ल्यूबीसी देती है, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। लिम्फोब्लास्ट में लिम्फोसाइट हमको मिलता है और मोनोसाइट मिलता है, बोथ आर ए ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो हमारे वो ग्रेन्युलर नहीं होता उनका साइटोप्लाज्म और ए ग्रेन्युलर होता है। और तीसरी वाली जो है जो कि हमने कहा था कि मेगाकैरियोसाइट होती है, वो मेगाकैरियोसाइट अल्टीमेटली गिव राइज टू द प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को जन्म। इसके साथ एक जो ज़रूरी बात होती है कि भाई जितनी बार हम बात कर रहे थे कि हर एक चीज़ जो है वो अलग-अलग तरीके से चलती है। तो मैंने शुरू में जब कहा था कि मल्टीपोटेंसी होती है इसके अंदर हेमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर, तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर मल्टीपोटेंसी होती है, दैट मीन्स कि वो या प्लूरीपोटेंसी होती है तो उसको अलग-अलग तरीके के सिग्नल मिलते हैं तो वो अलग-अलग तरीके का काम करती है। तो दिस इज ऑन द टॉप वी हैव गॉट द हेमोपोएटिक स्टेम सेल। और इस हेमोपोएटिक स्टेम सेल को एक जो हमने प्रॉपर्टी कही थी कि इट हैज गॉट अ सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी, कि ये स्वयं जो है बिना किसी उद्दीपन को स्वीकार किए और नई हेमोपोएटिक स्टेम सेल बनाई जा सकती है।
Nowadays, this kind of preservation of hemopoietic stem cell is very common. कि आज की तारीख में अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जिसमें कि hemopoietic stem cells होती है उसका preservation बड़ा common है कि अगर किसी पैदा होने वाले बच्चे को अगर किसी कारण से किसी तरीके की जन्मजात विकृति है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए आज की तारीख में प्रिजर्वेशन करना जो है इसका ज़रूरी है बिकॉज कि कराते हैं। इट्स नॉट ज़रूरी है, मैं गलती से कह चुका कि ज़रूरी है बट कराते हैं। क्यों कराते हैं? बिकॉज कि इनके साथ में प्लूरीपोटेंसी की प्रॉपर्टी पाई जा रही कि वो प्लूरीपोटेंसी जो है वो इनको दूसरी प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करती है। अब जैसा हमने कहा कि प्राइमरी प्रोजेनिटर सेल्स जो होती है हमारी इसके अंदर की जो अलग अलग तरीके की कोशिकाएं बनाती है हमारी। तो अगर हम कहें कि हमने कहा कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, वन इज माइलोमा एंड वन इज लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। की माइलोमा प्रोजेनिटर सेल्स और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती है वो हमारे पास अलग अलग होती है। तो देर इज वन थिंग जो कि इन दोनों को अलग अलग इंडक्शन मिलता है कि अगर हम कहें कि लिम्फोइड प्रोजेनिटर जो होता है उसको एक विशेष प्रकार के रसायन जिसको कि हम कहते हैं कि इंटरल्यूकिन 7, वो इंटरल्यूकिन 7 जो है वो इंटरल्यूकिन 7 जो है वो हमको इसको कन्वर्ट करता है। दिस इज इंटरल्यूकिन 7 जो कि इसको माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल के अंदर कन्वर्ट करता है। अनदर इज एचसीएफ। एचसीएफ स्टेम सेल फैक्टर जो होता है, दिस इज वन जो कि स्टेम सेल फैक्टर है यहाँ पे। वो स्टेम सेल फैक्टर जो है वो स्टेम सेल फैक्टर इसको माइलर प्रोजेनिटर कोशिका में बदलने का काम करता है। सो वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स, वन इज एचसीएफ एंड वन इज इंटरल्यूकिन 7। इंटरल्यूकिन 7 जो है दैट लीड्स टू कॉमन लिम्फोइड पाथवे। अगर हम कहें कि एचसीएफ जो होता है, जो हमारा एचसीएफ जो है जिसको कि हमने स्टेम सेल फैक्टर कहा, वो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल को बनाने का काम करता है। Now we'll go with the myeloid progenitor cell. Myeloid progenitor cell में अब जो है हमारे पास एक नया रसायन जुड़ जाता है जिसको कि हम कहते हैं IL-3 इंटरल्यूकिन 3। वो इंटरल्यूकिन 3 जो है वो बनाने में मदद करता है मेगा कैरियोसाइट और इरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल के अंदर। दैट मीन्स बोथ हैव द सेम काइंड ऑफ प्रिकर्सर कि प्लेटलेट और इरिथ्रोसाइट का प्रिकर्सर जो है वो करीब करीब एक जैसा है। उसके अंदर हमको जो हमारे पास कॉमन माइलोमा प्रोजेनिटर सेल है उसका एक IL-3 या इंटरल्यूकिन 3 नाम का रसायन होता है जो कि उसको इस तरफ में। अगर हम कहें तो देर इज अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिन EPO, दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिन या इरिथ्रोसाइट ग्रोथ फैक्टर कहते हैं उसको। वो इरिथ्रोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है वो बनाता है इरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर कोशिका जिसके के द्वारा हमारे पास आरबीसी का निर्माण होता है। और इरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर वंस इट इज रिसीव्ड द इरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर सेल काइंड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ इंडक्शन, तो ये इसको इरिथ्रोसाइट बना देता है। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो वी हैव गॉट थ्रोम्बोसाइट प्रोजेनिटर पोएटिक प्रोटीन जो है वो हमको जो है वो अल्टीमेटली प्लेटलेट बनाने में मदद करता है। दूसरी तरफ देर वी हैव अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ग्रेनुलर मैक्रोफेज कॉलोनी सिमुलेटर फैक्टर, दिस GMSF। ये GMCSF होता है, ये बेसिकली जितने ग्रेनुलोसाइट हैं उनको बनाने में मदद करता है। GNF जो होता है या GNF जो हमारे पास में है वो हमको ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनेटर और मोनोसाइट प्रोजेनेटर बनाने में मदद करता है। मोनोसाइट प्रोजेनेटर जो है अल्टीमेटली इट गिव राइज टू मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल। ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनेटर की बात करें तो इट गिव्स अस थ्री काइंड ऑफ सेल्स, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल। बस यहाँ पे अगर हम बात कहें तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल के लिए जो है वो हमारे पास अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर बेसोफिल बनना है तो IL-5 हो जाएगा, अगर हमको इयोसिनोफिल बनना है तो सीधा सीधा जो है IL-3 हो जाता है। और उसके अलावा इसके साथ में कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग उसके साथ में चलते हैं। सिमिलरली अगर हम इस तरफ देखें दूसरी तरफ जो कि हमारा लिम्फोइड प्रोजेनेटर होता है तो उसमें हमारे पास एक सेल बनती है दैट इज कॉल्ड TNK सेल। वो TNK सेल जो है उसके अंदर वापस किस तरीके का हमारे पास इंडक्शन मिलता है उस आधार से कोशिका बनती है कि अगर IL-7 और IL-2 का इंडक्शन मिलता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द टी सेल, और वो टी सेल बाद में माइग्रेट कर जाती है थाइमस में। और IL-5 और IL-7, IL-1, IL-5 और IL-7 का अगर मिलता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल किलर सेल। और अगर वहीं पे अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास बी सेल बननी है वो बी सेल जो है IL-4 के बाद में जिस तरीके का हमको मिलता है
कनेक्शन या सॉरी बी सेल जो है उससे बनती है और सीधा एक डेंड्रिटिक एक पाथवे जो है वो डेंड्रिटिक सेल को भी जाता है। ये सारे इनकी अगर हमने बात की थी, हमने सारे जितने ग्रोथ फैक्टर्स थे उन सब की बात की कि कॉलोनी जो होती है हमारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं तो उसके साथ में बनती है। थ्रोम्बोपोइटिन की हमने बात की, एरिथ्रोपोइटिन की बात की, हमने अलग अलग तरीके के इंटरल्यूकिन फैक्टर्स की बात की। तो दीज आर अगर हम कहें तो बेसिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं सारे सारे की जितने हमारे पास ये है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं और एरिथ्रोपोइटिन्स हैं। बेसिकली इनको एक ग्रुप नेम भी दिया जाता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। तो दीज आर एसिटिक प्रोटीन्स। इसमें IL-3 रहता है, मैक्रोफेज CSF होता है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर है और ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज CSF है, GM-CSF है। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन जो हमने वहाँ देखे इनकी एक कॉलोनी इसके साथ में होती है। एरिथ्रोपोटीन जो है दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। वो एरिथ्रोब्लास्ट और रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के एरिथ्रोब्लास्ट का और रेगुलेशन का प्रोडक्शन करता है। बाकी अगर हम उससे पहले कहें तो जितने हमारे पास दूसरे हैं जो मल्टी लाइनेज जो है IL-3 है या दूसरे हैं वो दूसरे सारे जो है वो दूसरे तरीके का काम करते हैं। साइटोकाइंस है हमारे पास डिफरेंट तरीके के। अमंग देम वन इज इंटरल्यूकिन, अनदर इज TNF व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अनदर इज INF इंटरफेरोन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो सेल्स साइटोकाइंस प्रोटीन्स करती है डिफरेंशिएशन करती है तो वो बोन मैरो सेल में स्ट्रोमा सेल एक्टिवेट हो जाती है, TH सेल एक्टिवेट होती है और मैक्रोफेजेस का निर्माण करने में मदद करती है। बट हाउ द रेगुलेशन ऑफ हिमोपोइसिस अकर्स कि जो हिमोटोपोइसिस हमारा होता है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो हिमोटोपोइसिस जो है वो ब्लड सेल्स के संख्या के आधार पे अपना आप मेंटेन होता है। कि कैसे मेंटेन होता है कि बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स रिमूव बाय द डेथ और नंबर ऑफ फॉर्म्स बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। कि मान लीजिए अगर हम ये कहें कि टोटल संख्या जो है किसी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर शरीर के अंदर जो पाई जाने वाली RBC है या WBC है या प्लेटलेट्स है या T सेल है या B सेल है इन सब का एक संख्या निर्धारित है, सबकी रेंज है। ये रेंज जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब जब ये रेंज मेंटेन रहनी चाहिए तो उस मेंटेन रेंज के अंदर क्या किया जाता है कि जितनी कोशिकाएं मर रही है उतनी की उतनी वापस रिप्लेनिश होनी चाहिए, वापस नहीं बननी चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो बॉन मेरो खुद मेंटेन करता है कि अगर इतनी संख्या में RBC समाप्त हो गई तो इतनी संख्या में RBC समाप्त हो गई तो दिन भर में इतनी RBC बननी है। कि आज अगर 15,000 RBC मरी तो आज ही 15,000 RBC बननी है। अगर ये बैलेंस कहीं भी बिगड़ता है तो इट कैन लीड टू अ डिजीज कंडीशन जिसको कि नॉर्मली सर्जरी। सामान्यतः जितनी कोशिकाएं हमारी ये जो होती हैं उन सारी कोशिकाओं का एक जीवन चक्र होता है कि वो सारी कोशिकाएं जो है एक पर्टिकुलर समय तक जीवित रहती है और उसके पश्चात वो मर जाती है। और उसके पश्चात जब वो मरती है तो उनके अंदर मरने के लिए भी उनके जीन्स जो है वो निर्धारित करके रखते हैं। बिकॉज कि जैसे हम कहते हैं कि फला सेल का जीवन काल जो है वो 7 दिन का है, फला सेल का जीवन काल जो है वो 15 घंटे का है या फला कोशिका काल या जीवन काल जो है वो 20 दिन का है। तो ये कुछ घंटे कुछ दिन जो है ये निर्धारित होते हैं, ये निर्धारित उनके अंदर पाए जाने वाले जीन के द्वारा होते हैं। और वो जो निर्धारण है जीन का निर्धारण है वो अल्टीमेटली वो जो समय आना है उन कोशिकाओं के समाप्त होने का उस समय के दौरान वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड दोज जीन्स आर कॉल्ड एज अपोटोटिक जीन्स कि वो जीन जो है वो अपोटोटिक जीन्स कहलाते हैं। और जो प्रोसेस के द्वारा कि कोशिका का मरना है वो कोशिका के मरने के प्रोसेस को अपोप्टोसिस या अपोटोसिस कहा जाता है। सामान्यतः अपोटोसिस कहा जाता है। एक पी कई जने साइलेंट लेते हैं, एक पी कई जने इसको बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें वैलिड है कि अपोप्टोसिस बोले या अपोटोसिस बोले, दोनों चीज़ें एक ही है। वो पूरा समय हो जाता है उसके बाद में वो जो है वो कोशिका मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो बेसिकली दिस अपोप्टोसिस और अपोटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ बिकॉज कि एवरीथिंग इज प्रोग्राम। व्हाई प्रोग्राम? बिकॉज कि 7 दिन तक जीना है, कुछ घंटे जीना है, 20 दिन जीना है, तो ये सारा जो है प्रोग्राम प्लस किस कैस्केड के द्वारा कि किस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा डेथ का वो भी इसके साथ में तय होता है कि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तय होता है। एंड अल्टीमेटली अपोप्टोसिस के बाद में या अपोटोसिस के बाद में जो भी हमारे पास डेब्रीज बचती है या जो भी कचरा बचता है उसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा मैक्रोफेज जो है वो रिमूव कर देते हैं। बिकॉज दिस प्रोसेस नॉर्मली टेक्स प्लेस इनसाइड द टिश्यू और इनसाइड द ब्लड।
दिस इज अगेन वन डायग्राम द सेम काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं. बेसिकली दिस शोज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स की किस किस सेल के अंदर क्या क्या इंटरेक्शन. तो नॉर्मली मैक्रोफेजेस जो कहते हैं बेसिकली दे आर द एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल टू द लिम्फोसाइट. ग्रेनुलोसाइट हमको पता है और किस तरीके से चीज़ें चलती है. हियर अगेन द ग्रेनुलोसाइट. यहाँ पे अगर हम कहें कि एसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल जो है वो इस तरीके से सारे जने जो है वो एक ही तरीके का काम करती है. In the next diagram, the same kind of thing. I don't know why I have taken so much. यहाँ अगर हम कहें तो बेसिकली न्यूट्रोफिल जो मोनोसाइट है हमारे, दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स. की अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक. क्योंकि जितने ग्रेनुलोसाइट हैं दे आर पॉलीमॉर्फिक बिकॉज कि वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यूसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल. तो वो है. तो ये कम समय तक जीते हैं मैक्रोफेज से बट हैव अ ग्रेटर किलिंग पावर. कि मैक्रोफेज से ज़्यादा इनमें मारने की क्षमता होती है न्यूट्रोफिल्स में. बट मैक्रोफेज जो है वो लंबे समय तक रहते हैं, डेंड्राइट समय तक रहते हैं, जीवित लंबे समय तक रहते हैं. तो उनमें मारने की क्षमता जो है, कुल मारने की क्षमता दिनों के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है. लेकिन न्यूट्रोफिल जो है वो एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करता है. इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो हैं हमारे वो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सेज. की जितनी तरीके के एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेसेस, जो दर्द वाले प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर की कहीं दर्द होता है तो इयोसिनोफिल बेसोफिल एक्टिवली पार्ट करते हैं. एंड दे रिलीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस. वन इज कॉल्ड एज हिस्टामिन. हिस्टामिन जो है वो सामान्यतः एलर्जी की कंडीशन में रिलीज होता है और बेसोफिल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है. कि सपोज जैसे मैं छींक रहा था तो वो छींकना जो है वो एक एलर्जी कंडीशन है. उस एलर्जी कंडीशंस में हिस्टामिन रिलीज होते हैं. एंड फॉर स्टॉपिंग द एलर्जी या फॉर नेगेटिंग द एलर्जी वी यूज नॉर्मली एंटी एलर्जिक ड्रग्स. और जितने एंटी एलर्जिक ड्रग्स हम आपको यूज़ करते हैं वो एंटी हिस्टामिन होते हैं, अर्थात कि वो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोकते हैं. तो वो जो हिस्टामिन जो है वो वहाँ पे काम आते हैं. डिफरेंट सेल्स वी हैव, वी आल्सो लुक फॉर दोस. अगर हम कहें तो लिम्फोसाइट जो है हमारे, या जो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट जो है वो बेसिकली सेल्स जो है वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर काम में आते हैं. प्रोसेस हमने बता रखा है और इसको हम बाद में भी देखेंगे कि प्लाज्मा सेल क्या होता है, किस तरीके से चीज़. यहाँ अगर हम बात कहें तो बेसिकली यहाँ लिम्फोसाइट के लिए जो हमने इस चीज़ को कहा है तो इसमें चार चीज़ों पे मैं एम्फेसिस दूंगा. वन इज डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पेसिफिसिटी, थर्ड इज मेमोरी और फोर्थ इज योर दिस थिंग कि आपके पास किस तरीके की चीज़ें हैं. डाइवर्सिटी इज देयर इन द लिम्फोसाइट्स, दे हैव गॉट द स्पेसिफिसिटी. हम चारों को एक एक करके देखेंगे. मेमोरी होती है उनके अंदर और सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन होता है जिसके आधार पे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है. फर्स्ट थिंग इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हर इम्यून सेल जो है उसके अंदर डाइवर्स अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं. जैसे कि हमने एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी देखी थी, इफ यू रिमेंबर, तो वी हैव गॉट द 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज GAMDE एंड दैट इज बेस्ड ऑन द हेवी चेन. और वो भी जी भी जो है फिर अलग अलग प्रकार की हो सकती है. 4 प्रकार की हमने कही थी कि जी जो है वो 4 प्रकार की है, एम अलग प्रकार की है. तो दिस वे तो डाइवर्सिटी है हर प्रकार की कोशिका के अंदर. कैसे डाइवर्सिटी है कि टी सेल जो है वो TH और T हेल्पर सेल और T साइटोटॉक्सिक है, बट वो जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक हो जाती है. अब जब वो एंटीजन स्पेसिफिक हो जाती है कि सपोज वी हैव वन एंटीजन और उस एंटीजन के लिए वही प्रकार की एक ही प्रकार की आरबी सॉरी बी सेल जो है वो काम करती है, तो वो स्पेसिफिसिटी उसके अंदर पाई जाती है. जब हमने कहा कि वही प्रकार की स्पेसिफिसिटी काम करती है तो दैट मीन्स दैट सेल हैव अ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेमोरी विद इट. ये उसके साथ में कोई मेमोरी है कि वो उसको बार बार रिकॉग्नाइज करती है, उस पर्टिकुलर एंटीजन को बार बार रिकॉग्नाइज करती है और बार बार रिकॉग्नाइज करने के बाद में उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, इसको मेरे को यूज करना है, इसके खिलाफ मेरे को काम करना है. तो वो जो है मेमोरी पाई जाती है. एंड लास्ट थिंग इज दैट कि इट आइडेंटिफाइज कि विच इज सेल्फ एंड विच इज नॉन सेल्फ. की कौन सी चीज जो है वो हमारे शरीर की है, कौन सी चीज हमारे शरीर के बाहर की है. इन केस इफ इट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज नॉन सेल्फ फॉरेन, कि बाहर का कहलाता है. हियर अ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल कि सर कई बार जो होता है कि हम खाना खाते हैं और सारी चीज़ें जो है वो बाहर की होती है, फिर भी हमारी बॉडी जो है उसके लिए रिएक्ट नहीं करती. समटाइम्स आवर बॉडी रिएक्ट्स टू इट बिकॉज कि अगर हम उस खाने को पहली बार खा रहे होते हैं तो वो शायद हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, और समटाइम्स इट डजंट. तो
तो पहली बार रिएक्ट जब करती है, जब वो रिएक्ट करती है तो उसके लिए एलर्जी कंडीशन बन जाती है, और जब वो बॉडी उसको आइडेंटिफाई करने लग जाती है, दैट इट बिकम्स सेल्फ। सेकेंड थिंग कि वॉट एवर फूड वी ईट, वो एंटीबॉडी या इन कोशिकाओं के संपर्क में जब आता है जबकि वो बहुत अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। सामान्य अवस्था से कहने का मतलब उनकी जो उनको बनाने वाले घटक हैं उनकी अवस्था में आ जाता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की अवस्था में आ जाता है, देन दे आइडेंटिफाई दिस थिंग। तो इस कारण से वहां पे एक चीज नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हमारे पास और बहुत सारी तरीके की कोशिकाएं जो होती हैं जो कि डायरेक्ट पार्ट लेती है किसी भी प्रकार के माइक्रोब को मारने के लिए या किसी और चीज को करने के लिए, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि एनगल्फ करती है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करती है, साइटोकाइन सिक्रीट करती है। उसके अंदर अगर हम उन कोशिकाओं को कहें तो वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अमंग देम वन इज नेचुरल किलर सेल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है, मास है और डेंड्राइट सेल्स है। तो ये जितनी कोशिकाएं ली है हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल किलर। नेचुरल किलर सेल की बात करें तो इट वाज इन्वेंटेड समवेयर इन 1970। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मेरे से 4 साल ही बड़ी है उम्र में, बिकॉज आई वाज बोर्न इन 1974, तो मेरे से करीब 4 साल ही बड़ी है। और ये ग्रेनुलर लिम्फोसाइट जो है वो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी जो है बहुत सारे ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में इन्होंने देखी कि जितने भी ट्यूमर सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट में ये करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है होस्ट डिफेंस का अगेंस्ट द ट्यूमर सेल्स और अगेंस्ट द इन्फेक्टेड विद सम नॉट ऑल वायरसेस, बट नॉट ऑल वायरसेस। कुछ वायरसेस के लिए ये काम करती है बट सारे वायरसेस के लिए काम नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट द कोरोना कोविड, जिस कारण से हम सभी जने घर पे बैठे हैं। Second, they do not express the membrane molecules and receptor. They distinguish T and B lineages कि ये बेसिकली ये किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करते जिससे कि हम टी और बी सेल को जो है वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके ये कोशिकाएं। तो ये इनके ऊपर कुछ इस तरीके की कोशिकाएं नहीं होती। एनके सेल जो है वो टी सेल रिसेप्टर्स नहीं होते, डू नॉट हैव द टी सेल रिसेप्टर और इम्यूनोग्लोबुलिन इनकॉर्पोरेट इन देयर प्लाज्मा, फिर भी वो पोटेंशियल टारगेट सेल को आइडेंटिफाई कर लेती है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। अगर हम यहाँ पे कहें तो हाउ दे कैन आइडेंटिफाई, तो बेसिकली दे आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स अटैच टू देम, और एआर लिगेंड जो है वो एंटीजन रिसेप्टर लिगेंड जो है वो किस तरीके से होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। तो यही डायग्राम हमने दोनों जगह दिया है कि या तो एमएचसी मॉलिक्यूल से उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेगी। एनके सेल जो होती है उनके ऊपर बेसिकली अगेन दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स एंड नॉर्मली दे आर कॉल्ड सीडी रिसेप्टर्स, और वो सीडी रिसेप्टर्स जो है वो सीडी रिसेप्टर्स 94 है या NKG2 है, उनको आइडेंटिफाई करती है। और उसके आधार पे तो अगर उसके साथ में एमएचसी मॉलिक्यूल उपस्थित है किसी कोशिका के साथ में, देन इट इज आइडेंटिफाइड एज अ हेल्दी सेल, कि अगर एमएचसी मॉलिक्यूल उसके साथ में उपस्थित है तो वो कोशिका जो है वो हेल्दी सेल मानी जाएगी कि वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर उपस्थित हैं, एमएचसी स्पेशली एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर उस कोशिका के ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं है, बिकॉज कि अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो एमएचसी मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले गायब होना शुरू होते हैं किसी भी कोशिका से, तो वो वहाँ पे जो है उस तरीके से एमएचसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं करेगी और ओनली रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी, और वो ये कहेगा कि बेसिकली दिस सेल इज इन्फेक्टेड, और वो इन्फेक्टेड सेल को किलिंग की तरफ ले जाती है। नेचुरल किलर सेल जो है वो अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स, ये मैंने पूरी बात कर ली कि किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करती है। तो क्लास 1 जो रिडक्शन क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स को वो आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद में उसको मारने की तरफ ले जाती है। दिस इज वन थिंग विच दे डू, दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज होती है मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिस सिस्टम या फेगोसाइट सिस्टम जो होता है कि मोनोन्यूक्लियर जो है वो हमारे पास जो होता है वो 3 है। अगर हम कहें तो मोनोसाइट्स जो होती है वो हमारे पास एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसके 3 भाग हैं बेसिकली। वन इज मोनोसाइट, दूसरा वाला जो होता है मैक्रोफेज, और तीसरा वाला जो होता है वो डेंड्राइट। मोनोसाइट जो है वो मेन टाइप ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटस जो सेल होती है वो हमारे बॉडी में पाई जाती है। मैक्रोफेज जो है वो टिश्यू के अंदर रहते हैं, ऑल्दो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मोनोसाइट बट दे रिसाइड इन द टिश्यू। डेंड्रेटिक सेल की अगर हम बात करें तो डेंड्रेटिक सेल जो है उसका सिमिलर फंक्शन होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह, तो वो उसी तरीके से काम करती है। मोनोसाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली मेजर टिश्यू फेगोसाइट्स और मैक्रोफेज के प्रिकर्सर हैं। पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकती है एटलीस्ट फॉर 1 डे,
नॉट मोर देन 1 डे, एक दिन के लिए मोनोसाइट्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं, और एक दिन जब सर्कुलेशन इनका पूरा हो जाता है तो उसके बाद में अ, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मैक्रोफेजेस के अंदर, कि मैक्रोफेजेस के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू जो है वो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मोनोसाइट्स के अंदर रहते हैं, वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करते हैं, बट अल्टीमेटली मैंने जैसा कहा कि एक दिन के पश्चात ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जितने भी हमारे पास जब ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं तो ये फिक्स हो जाते हैं, दे आर नॉट मूविंग, फिक्स हो जाते हैं, और टिश्यू को एंटीजन और डेब्रीज जितने भी उसके अंदर एंटीजन है या और दूसरी चीजें हैं उनसे दूर रखते हैं। और दूसरी चीज की, अगर आवश्यकता पड़े तो मोनोसाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रिक्रूट भी किया जा सकता है, कि सपोज कि अगर लंग्स में आवश्यकता है तो वहाँ पे अधिक मोनोसाइट्स जा सकते हैं, लीवर में आवश्यकता है तो वहाँ अधिक मात्रा में मोनोसाइट्स जा सकते हैं, तो इस तरीके की अभिक्रिया वहाँ पे शरीर के अंदर होती है। दूसरा, मोनोसाइट्स एंटर, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोनोसाइट्स अगर कोशिका के अंदर एंटर कर जाता है तो वो सेवरल चेंजेस के बाद मैक्रोफेज में कन्वर्ट कर, मैग्नाफेज की बात करें तो मोनोसाइट ही बड़े होकर मैक्रोफेज बनते हैं, और ये जो है वो कई महीनों और कई साल तक जीवित रह सकते हैं। जितने भी मैक्रोफेज हैं वो कई महीनों और कई साल तक जीवित रह सकते हैं, और हर प्रकार का टिश्यू जो होता है उस प्रकार के टिश्यू के हिसाब से मैक्रोफेज बनते हैं, कि जैसे ही मोनोसाइट उसके अंदर अंदर गया, मोनोसाइट अंदर जाने के बाद में वो टिश्यू के हिसाब से उसका मैक्रोफेज बन जाता है, बिकॉज कि हर टिश्यू का अपना एक डिमांड होता है और उस डिमांड के हिसाब से वो मैक्रोफेज बन जाता है, एंड दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम में कहें तो लीवर का जो मैक्रोफेज होता है दैट बिकम्स द कुफर सेल जो होता है उसका मैक्रोफेज होता है, रेड पल्प मैक्रोफेज होता है, एल्वेलर मैक्रोफेज लंग्स का है, और वो अलग है। तो ये सारी चीजें, बट इन सब के साथ में कहूँ तो दे आर एक्टिवेटेड, और दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, की किसी भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो सकता है। एंड बेसिकली इनको एक्टिवेट करने के लिए जो टी एच सेल जो होते हैं, टी हेल्पर सेल जो होते हैं, वो जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, स्पेशली इंटरफेरॉन गामा करके जो आता है, आईएफएन गामा जो है वो इसको एक्टिवेट करता है। दूसरा, ये सारी कोशिकाएं अगर हम इनके चित्र की तरफ देखें या इनके डायग्राम की तरफ देखें तो दे हैव द सूडोपोडिया, कि इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, और ये सूडोपोडिया जो है वो सूडोपोडिया इनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट भी देते हैं प्लस फेगोसाइटोसिस की अभिक्रिया भी कराते हैं, बिकॉज कि ये जो हमारे पास कोशिका है, ये कोशिका जो है वो हमारे पास मोनोसाइट है, और मोनोसाइट से हमारे पास मैक्रोफेज बनता है, और इसमें सूडोपोडिया होता है, और ये इस तरीके की चीजें करते हैं। सिक्रीशन करते हैं, दे कैन सिक्रीट सेवरल काइंड ऑफ सिक्रीशंस, अमंग देम इंटरफेरॉन्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि इनको एंटीवायरल एक्टिविटी प्रदान करता है। फिर उसके बाद में लाइसोसोम्स का सिक्रीशन करते हैं, लाइसोजाइम्स अर्थात कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स जो कि लाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसका सिक्रीशन करते हैं, उसका प्लस दे एक्ट एज एन स्कैवेंजर एंड आल्सो बिकम द जाइंट सेल, के स्कैवेंजर की तरह भी काम करते हैं और जाइंट सेल की तरह काम करते हैं, बिकॉज कि इनका आकार बड़ा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सूडोपोडियास एंड दे व्हेन दे एनगल्फ। जैसा मैंने कहा कि हर टिश्यू के अंदर इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, लीवर में कुफर सेल है, स्प्लीन में रेड पल्प मैक्रोफेज कहते हैं, लिम्फ नोड होता है, मेडुला लिम्फ नोड है तो उसके अंदर मेडुला मैक्रोफेज कहते हैं, लंग्स में है तो एल्वुलर मैक्रोफेज कहते हैं, ब्रेन में है तो ग्लिया सेल्स कहते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं, तो अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, एंड देयर यू कैन आइडेंटिफाई कि बेसिकली दे ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर द फाइटोसाइटोसिस प्रोसेस। अगली कोशिका जो हमारे साथ में पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राटिक सेल। बेटा जब भी आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो उसी वक्त मेरे को बोल देना, ताकि मैं रुक जाऊंगा वहीं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो डेंड्राटिक सेल्स है हमारे पास, डेंड्राटिक सेल्स जो है वो एक माइलॉइड, सेम माइलॉइड प्रोजेनेटर से बनती हैं। मेम्ब्रेन जो है उसकी फोल्डेड होती है, और उसकी अपीयरेंस जो होती है वो, जैसा मैंने पहले कहा था कि नर्वस सिस्टम के डेंड्राइट्स की तरह होती है। बेसिकली दो तरीके की होती है, मैच्योर और इमेच्योर। इमेच्योर की अगर हम बात करें तो फ्रॉम ब्लड से जो है वो जो भी टिश्यू है उसके अंदर वो जाती है, बहुत फेगोसाइटिक एंड माइक्रोपिनोसाइटिक फंक्शन करती है, और वो टिश्यू से सेल्फ एंटीबॉडी और इंडिविजुअल टॉलरेंस जो होती है उसके साथ में भी ये काम करती है। और पैथोजन के साथ में जब काम आती है तो दे मैच्योर, पैथोजन से जब तक ये संपर्क में नहीं आती तब तक मैच्योर नहीं होती है, और जब मैच्योर होती है तो फिर वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जो है वो करती है और लिम्फ नोड की तरफ ले जाती है। बेसिकली एंटीजन विशेष प्रकार के एंटीजन को ग्रहण करती है, एपीसी की तरह काम करती है, और स्पेशली टी सेल को। और अगर हम इसको कहें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जितने हमारे डेंड्रेटिक सेल्स है उसको हम दो भागों में या दो हिस्सों में बांटते हैं। वन इज दैट
those which express the high level of class 2 MHC molecules, जो कि एंटीजन टी जो है टी सेल को एंटी एपीसी की तरह काम करती है, तो जिसमें एमएससी 2 मॉलिक्यूल्स की जो ज़्यादा मात्रा होती है वो सारे साथ। दूसरा, लिम्फोइड टिश्यू जो है डू नॉट एक्सप्रेस हाई क्लास ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स की, एक जो सेकेंड ज़्यादा करती है और एक दूसरा करती है। तो जो हमारे पास जो ज़्यादा करती है, जो एमएससी क्लास 2 ज़्यादा करती है, उसको फिर हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं कि जो हमारा पहला वाला जो है, पहला वाला मतलब जो हमारे पास ये वाला है क्लास 2, जो हाई लेवल्स ऑफ क्लास 2 वाले को जो हमारा है, इसको हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों में जो फर्क है, एक तो है कि जो एक्सप्रेस नहीं करता किसको, क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल को, और ऊपर वाला हमारे पास क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स को आ, करता है। दूसरा फर्क जो आता है, इंटरेक्ट करती है यहाँ पे ये बी सेल से और यहाँ पे ये इंटरेक्ट करती है टी सेल से। सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंसेस विद दीज, कि इनके साथ में डिफरेंस आता है। और जो हमारे पास हाई लेवल ऑफ एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल जो है, उसको हम जो है वो दो भागों में बांटते हैं। अमंग देम वन इज कॉल्ड एज माइलॉइड डिराइव्ड, कि जो एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज माइलॉइड डिराइव्ड, कि वो माइलॉइड डिराइव्ड क्या होता है कि जिसके अंदर की एक हिस्सा तो ये है इसका कि यहाँ से क्लास 2 वाला जो माइलॉइड डिराइव्ड होता है, और दूसरा वाला जो है प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रिटिक सेल है। तो ये वाली जो है ये दो हिस्सों में बांटी जाती है, माइलॉइड डिराइव्ड और प्लाज्मोसाइटिक। और उनकी लोकेशन के आधार पे भी कई बार हम इसको बांटते हैं, लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं और इंटरस्टिशियल सेल होती है जो कि अलग अलग जगह पे पाई जा रही। बट यहाँ पे लैंगरहैंस सेल्स के साथ में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मली हम लैंगरहैंस सेल्स की बात जब करते हैं तो वी टॉक अबाउट द पेंक्रियाज, बट हियर द डेंड्रिटिक सेल्स विच आर कॉल्ड एज लैंगरहैंस सेल्स, वो एपिडर्मिस ऑफ स्किन या म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो दिस हैज टू बी रिमेंबर कि दीज लैंगरहैंस सेल और स्पेशली डीसी सेल्स, जो हमारे डीसी सेल्स हैं, जो भी हमारे डीसी सेल्स हैं जिनको कि हमने क्या कहा, लैंगरहैंस सेल कहा, वो स्किन में पाई जा रही है। और इंटरस्टिशियल डीसी जो है वो हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहीं भी पाई जाती है। बेसिकली दिस इज वन क्लास डिफरेंस, कि हमारे पास डेंड्रिटिक प्रोजेनिटर सेल है, इमेच्योर होती है, इमेच्योर में फिर क्लास 2 रिसेप्टर्स जो है हमारे पास डेवलप होते हैं, तो वो मैच्योर के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और इधर अगर मैं बात कहूँ दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले जो है हमारे पास डिफरेंसेस हैं। इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल और मैच्योर डेंड्रिटिक सेल में क्या क्या फर्क होता है, बेसिकली दे पैथोजन साइटोकाइन और इन कारण से जो है वो मैच्योर में बदलती है। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं होते इसके अंदर, ये कम होते हैं, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स इसके साथ में चलते हैं। MSC2 एक्सप्रेशन इमेच्योर में नहीं होता है, MSC2 जो होता है वो इसके साथ में होता है। और अलग अलग तरीके के डिफरेंस पाए जाते हैं, और जैसा हमने कहा था कि माइलोइड और प्लाज्मासाइटोड है तो उसके अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। व्हेन आई विल शेयर दिस तो यू विल रीड ऑल दिस थिंग्स कि किस किस तरीके के डिफरेंसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। अगली प्रकार की हमारी कोशिका जो है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल, की हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि जिनका की न्यूक्लियस शेप जो है वो अलग अलग है, उस आधार पे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल। तो ये जो है वो छोटे एंजाइम्स को रिलीज करती है, छोटे पार्टिकल्स को करती है। बेसिकली दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल प्रकार की होती है, और इनको हम WBC भी कहते हैं। राइट, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर हम कहें तो इनके न्यूक्लियस के अंदर फर्क होता है। न्यूट्रोफिल जो है दैट हैव 2 to 5 लोब न्यूक्लियस, इओसिनोफिल में 2 लोब होता है, और बेसोफिल में बीन शेप होता है। फंक्शन जो है न्यूट्रोफिल का वो बैक्टीरिया को खाना, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको बैक्टीरिया को खाता है। ईओसिनोफिल्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और एलर्जिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसको उसके अंदर काम आता है। बेसोफिल की अगर हम बात करते हैं तो एंटीकोगुलेंट की तरह काम में आता है। हेपेरिन कंटेंट हेपेरिन बेसोफिल के अंदर उपस्थित होता है। किस किस तरीके के स्टेन से होती है और किस कलर में होती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो इसका नाम है, अर्थात ये न्यूट्रल स्टेन जिनका पीएच 7 के आसपास होता है, उससे स्टेन होती है, सामान्यतः पिंक कलर में होती है। इओसिनोफिल एसिडिक होती है, ब्रिक रेड होती है, और बेसिक जो होती है वो ब्लू कलर से हो जाती है या बेसिक डाइस होती है। सही सबका अलग अलग है। सबसे छोटी न्यूट्रोफिल है और सबसे बड़ी जो होती है वो इओसिनोफिल हमारे पास होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में बेसोफिल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उम्र जो है वो वापस न्यूट्रोफिल की हो सकती है 5 से 90 घंटे, बेसोफिल 60 से 70 घंटे और 8 से 12 घंटे की होती है। खास चीज़ जो फ़र्क आता है वो ग्रेन्यूल्स में, कि ग्रेन्यूल जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं तीनों में।
तो लाइसोजाइम्स मिलते हैं, वो बेसोफिल्स में। फॉस्फोलाइपेज A2 है, एसिड हाइड्रोलेज है, माइलोपेरोक्सीडेज है। दीज ऑल आर एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल, क्योंकि यहाँ जो ग्रेन्यूल्स होता है, इन ग्रेन्यूल्स का सीधा संबंध जो होता है वो इनके फंक्शन के साथ में होता है। जैसे अगर हम कहें कि व्हेन लाइसोजाइम्स आर फाउंड, तो दैट मीन्स लाइसोसोम कहें, एसिड हाइड्रोलेसिस कहें हम, या और कैथेप्सिन जी कहते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स जो है वो एंजाइम जो है वो किसी भी कोशिका को मारने की क्षमता रखते हैं। तो दैट मीन्स ये बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करती है। अगर हम यहाँ देखें तो जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके साथ में हिस्टामीन्स हैं, उसके साथ में इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज जो है वो उसके साथ में है। तो ये सारे उसके साथ पाए जाते हैं, और ग्रेन्यूल जो है वो भी हिस्टोसाइट्स और ये सारी चीज़ों को रखते हैं। अलग अलग तरीके के सिक्रीशंस हैं। न्यूट्रोपीनिया इसकी डिजीज है, इयोसिनोफिलिया और बेसोफिलिया करके डिजीज होती है। दिस इज द डायग्राम जो कि हमने कहा था कि मैक्रोफेज कैसे हैं, न्यूट्रोफिल कैसा दिखता है, इयोसिनोफिल कैसा दिखता है, बेसोफिल कैसा दिखता है और मास्ट सेल कैसा दिखता है। दीज आर द रियल टाइप डायग्राम। And now we have come to the last section of this, that is basically the T and B cells. Ki what kind of T and B cells we have? We have the B lymphocytes and we have the T lymphocytes. पहले हम पूरे प्रोसेस की बात करते हैं कि हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस। बी सेल जो है वो कैसे, टी और बी सेल जो है वो कैसे होता है पूरा प्रोसेस। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में मैंने कोशिश की है कि हाउ द बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और बी सेल से एंटीबॉडी वाला या प्लाज्मा सेल कैसे बनता है। तो इन केस हमारे पास जो टी और बी सेल जो है वो बेसिकली हमारे डेवलप होते हैं या पैदा होते हैं किसके अंदर, बॉन मैरो। अब जब वो बॉन मैरो में होते हैं तो वो नेवी सॉर्ट ऑफ टी और बी सेल कहलाते हैं, बिकॉज कि वो किसी भी एंटीजन के संपर्क में नहीं आते। तो जब वो किसी एंटीजन के संपर्क में नहीं आती तो दे आर दिस काइंड, और जब वो एंटीजन के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज नेवी सेल्स। बेसिकली दे आर अनप्राइम्ड, जिनको किसी प्रकार का कोई एक्सपोजर नहीं है किसी तरीके के एंटीजन का। तो दिस उसके बाद स्टार्ट ऑन डेवलपिंग, बिकॉज कि वो अपनी मात्रा तो जरूर बढ़ाएंगे, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो वो सीधे हमारे जो सेल साइकिल वाला फेज होता है उस सेल साइकिल वाले फेज के अंदर चले जाते हैं। एंड देयर आफ्टर दे एंटर इनटू द G1 फेज, कि वो G1 फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। और G1 फेज में एंटर करते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एंटीजन एक्टिवेशन हो जाता है या कोई साइटोकाइन आता है तो वो S फेज में चले जाते हैं। एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल। तो जब वो स्टार्ट डेवलपिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, तो जैसे ही उनके पास एंटीजन का संपर्क होता है तो दे कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर काइंड दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टर सेल। वो इफेक्टर सेल क्या होता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन एक्स एंटीजन के संपर्क में अगर बी सेल आता है तो उसको कहेंगे इफेक्टर सेल। दैट इफेक्टर सेल फर्दर डिवाइड्स एंड कीप द कॉपीज ऑफ, और कीप रिमेम्बरिंग कि ये एंटीजन जो है वो हमारे पास आया था और इसके लिए हमको रिएक्ट करना है या नहीं रिएक्ट करना है, वो उसके साथ में होता है। तो वो इफेक्टर सेल जो है फिर बाद में जब डिवाइड करता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल, कि वो मेमोरी सेल जो है उसको याद रखती है कि ये कोशिका जो है उसके आधार पे हम इस चीज को देख सकते हैं। तो वो मेमोरी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। और जब उसका दोबारा हमला होता है उसी एंटीजन का, तो वो मेमोरी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल के अंदर, या वो डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाती है, जो कि बाद में एंटीबॉडी का निर्माण करती है या एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग। बी सेल लाइनेज जो है वो प्लाज्मा सेल, और टी सेल लाइनेज जो है हमारा TH सेल और TC सेल बनाता है या साइटोटॉक्सिक बनाता है। दिस इज वन थिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे कि हम पता रखते हैं कि किस तरीके से, जो जितना मैंने ऊपर आपको कहा वही साइकिल की फॉर्म में बताया है कि हाउ इट इज कन्फर्म। तो सबसे पहले जो था हमारे पास स्मॉल बी लिम्फोसाइट था, उसके बाद सेल साइकिल चला, G1 एक्टिवेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये, और फिर वापस सेल साइकिल चलता है। तो दिस इज वन थिंग। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेल साइकिल के थ्रू चलता है। लिम्फोसाइट जो है वो 15 माइक्रोमीटर के आसपास हो जाती है तो उसको हम लिम्फोब्लास्ट कहते हैं। और ये हायर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस जो दैट मीन्स उनका न्यूक्लियस छोटा होता है, साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, ऑर्गेनेलर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है स्मॉल लिम्फोसाइट्स में। प्लाज्मा सेल्स जो मैंने कहा था कि दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग ऑफ एंटीबॉडी, वो बार बार सिक्रेट करती है एंटीबॉडी जब चाहिए होती है। बट इनमें एक चीज़ खास पाई जाती है कि दे हैव द अबंडेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अबंडेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, बिकॉज की जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो है, इफ इट इज RER, तो उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम पाए जाते हैं। तो दे सपोर्ट द हाई प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो उसके साथ में, और उसके बाद में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाके उसकी पैकेजिंग वगैरह होके और वो एंटीबॉडी की फॉर्म में बाहर आती है।
नाउ जितने हमारे पास कोशिकाएं पढ़ी हमने, तो इन सबको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो दे हैव सम सरफेस मार्कर्स, अर्थात इनके स्वयं के ऊपर भी कुछ एंटीजन उपस्थित होते हैं या कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स उपस्थित होते हैं, जिसके आधार पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम बी सेल की बात करें तो बी सेल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ surface markers. Them one is IgG, which is present on the surface of the B cell. MHC molecules होते हैं जो कि हम बार बार कह रहे हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो क्लास 2 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटेशन के काम आते हैं। B721 है, B71 and 2 है वो टी सेल एक्टिवेशन के लिए, CD40 है, CD19 है, और माइटोजन रिसेप्टर एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज है, वो सारे इसके साथ में काम आते हैं। बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सीडी नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं। तो व्हाट दिस सीडी स्टैंड्स फॉर? सीडी स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन डिटर्मिनेंट, कि हम इसको सीडी क्लस्टर या डिटर्मिनेशन सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए जो डिटर्मिनेंट हमने यूज किए, जो प्रोटीन्स के नाम दिए, वो है। तो मनुष्य के अंदर जो अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 350 से ऊपर, लगभग 364 के आसपास जो है वो सीडी डिटर्मिनेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सिग्नल ट्रांजैक्शन में रोल प्ले करते हैं, सेल एडिशन में रोल प्ले करते हैं, तो अलग अलग जगह इनका रोल प्ले किया जाता है। तो बी सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कहें तो CD19 है, नेचुरल किलर सेल के अंदर जो है हमारे पास CD56 है, मोनोसाइट मैक्रोफेज में CD14 है, डेंड्राटिक सेल जो है CD1C ह्यूमन है, और 11C की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज फाउंड इन माउस, और टी सेल जो है CD4, CD8 एंड CD3। CD3 इज फाउंड इन इमेच्योर टी सेल्स की, इमेच्योर टी सेल्स के अंदर जो है वो CD3 पाया जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस जो हमारा स्टेम सेल है, जो हमारा हेमोपोइटिक स्टेम सेल है, दैट कंटेन्स द CD34, और उससे फिर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएट करते 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 अगर हम देखें तो हर एक के ऊपर जो है हमारे पास अलग अलग तरीके का CD मार्कर जो है वो पाया जाता है। दीज आर द मार्कर्स जो कि मिलते हैं, क्या फंक्शन है उनका, किस किस कॉमन CD मार्कर्स की क्या क्या फंक्शन है। मैं इन सब की डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंस आई गेस वी आर अप्रोचिंग द टाइम, क्योंकि ये अपना आप बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। बी सेल मार्कर्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, दैट हैज बीन शोन ऑन द डायग्राम। बेसोफिल के ऊपर कैसे होते हैं वो इसके ऊपर दिखाया हुआ है। सेम इज विद द मैक्रोफेज की, हाउ द मैक्रोफेज मार्कर्स आर देयर, दैट इज देयर उसके अंदर है। टी सेल की बात की थी मैंने, तो टी सेल मैंने कहा कि दो तरीके की होती है, वन इज हेल्पर और वन इज किलर सेल। हेल्पर और किलर सेल में क्या फर्क होता है? हेल्पर और किलर सेल के अंदर फर्क होता है उसके ऊपर CD मार्कर का। if it is with CD4, if it is with CD4, then it is TH cell, and if it is with CD8, then it is cytotoxic। तो ये एक बड़ा अंतर जो है वो हमको ध्यान रखना है। दूसरा इसके नाम से पता पड़ रहा है, नाम से क्या पता पड़ रहा है, वन इज हेल्पर एंड वन इज साइटोटॉक्सिक, जो कि उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, मारने में मदद करता है। ये CD3, 8 और CD4 और CD8 जो है वो एक ही तरीके के उससे बनते हैं, विच इज कॉल्ड CD3, और वो CD3 जो है वो इमेच्योर कोशिकाओं के अंदर या इमेच्योर टी सेल्स के अंदर पाया जाता है। अगर इससे पहले अगर हम डायग्राम देखें तो इस टेबल में भी है सिग्नल ट्रांसडक्शन एलिमेंट फॉर टी सेल रिसेप्टर, और यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो टी सेल वाला जो है दिस इज CD3 विच इज देयर, और फिर वो CD4 में कन्वर्ट हो रहा है और CD8 में आ रहा है, तो ये दोनों अलग हो गए और CD3 वहां से गायब हो जाता है। तो दिस इज वन थिंग दैट इज प्रेजेंट विद दोस सेल्स, राइट। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो रिजेंबल होते हैं, किलर सेल की तरह में होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर, CD8 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये कोशिकाओं को मारने का काम करती है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि किस तरीके से मारती है टी सेल डिस्ट्रक्शन, तो CD8 तो वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि हाउ इट किल्स, कि CD8 मार्कर जो है वो कोशिका के साथ में बाइंड करता है, उसको परफोरेट करता है, और परफोरेट करने के बाद में वो कोशिका के अंदर जो है कुछ चीजें जो है, परफोरेशन मतलब उसके अंदर छेद उत्पन्न कर देता है, और छेद उत्पन्न करने के पश्चात उसके अंदर लाइसोजाइम्स और उस तरीके की चीजें डाल देता है, जिससे कि इन्फेक्टेड सेल जो है वो मर जाती है, एंड दैट इज अगेन रिमूव। हेल्पर टी सेल जो है वो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। फंक्शन जो है, एक्टिवेट और सप्रेस द सेल्स इन द इम्यून सिस्टम थ्रू साइटोकाइंस, की साइटोकाइंस का रिलीज करके उस सिस्टम को एक्टिवेट या सप्रेस करता है, और डिफरेंट तरीके के साइटोकाइंस रिलीज करता है, जिसमें INF का जो है, या TH1 2 3 4 2 3 17 और TFH जो है वो रिलीज करते हैं। ये हमने फंक्शन दे रखा है कि CD4 और CD8 सेल्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से काम करती है। तो दिस इज वन थिंग जो कि इसके अंदर हमने बता रखी है। यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बोली है उनके डिफरेंसेस हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होती है और हेल्पर टी सेल क्या होती है, उनके डिफरेंसेस दे रखे हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन एंटीजन से बाइंड करता है, कौन नहीं बाइंड करता। तो जितनी चीजें मैंने आपको पहले बोली है वो सारी
चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, और जब शेयर करूंगा तो ऑब्वियसली आपके पास हो जाती है। एक और चीज़ जो आखिरी में है, दैट इज लिम्फोसाइट रिसर्कुलेशन। क्योंकि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो रिसर्कुलेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, कि वो वापस बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और लिम्फोसाइट रिसर्कुलेट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये जो है, ये एक स्पेशलाइज एरिया जो होता है, कि वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होती है। ये एक स्पेशलाइज्ड डक्ट्स होती है, ये कह दीजिए, या छोटी छोटी केशिकाएं होती है जिसके थ्रू जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं। एंड दे दोज आर कॉल्ड एज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, जो है उसके थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। विल लुक एट इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे अगर हम कहें तो लीवर वाली जो है वो लिम्फ नोड्स में जा सकती है, लिम्फ नोड से थोरेसिक डक्ट में जा सकती है, फिर वो वापस ब्लड में चली जाती है। दैट मीन्स दे कैन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, अलग अलग तरीके से जा सकती है। एंड दिस एच ई वी, दैट इज एच ई वी इज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके सर्कुलेशन के लिए। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस थिंग। जो हमारी इसके साथ में जो चीज़ थी उसके एंड में आ गए हम। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?